Hello and very good evening everyone. Welcome to this live session of UEET and very welcome on Advait Education AE and JEE exams. This is Ranjan. आप देख रहे हैं UEET की लाइव सेशन और इस सेशन पे हम बात कर रहे हैं अबाउट आवर न्यू मॉड्यूल जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के मेथड जो है वो पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो इस नए मॉड्यूल में इलेक्ट्रिक हीटिंग हम पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली देखा हुआ था कि कितने टाइप से हीटिंग्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो जिसमें सबसे पहला जो पार्ट था दैट वाज रेजिस्टेंस हीटिंग. इलेक्ट्रिक हीटिंग का सबसे एलिमेंट्री सबसे जो पहला पार्ट होता है दैट स्टार्ट्स विद द रेजिस्टेंस हीटिंग. तो रेजिस्टेंस हीटिंग का बेसिक्स मैंने आपको बताया हुआ था कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ये सब कैसे प्रोवाइड होता है. आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द आर्क हीटिंग. आर्क हीटिंग के कंटेंट से हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं जल्दी से. सो ये हमारा सेकंड मॉड्यूल ऑनगोइंग है. दिस इज आवर मॉड्यूल नंबर 2 और इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं अबाउट आर्क हीटिंग. आज का जो हमारा प्राइमरी टॉपिक है दैट इज आर्क हीटिंग मेथड. तो आर्क हीटिंग किस कैटेगरी में आता है? देखिए, आर्क हीटिंग इज अ टाइप ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग. आर्क हीटिंग इज अ टाइप ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी is a type of power frequency heating. यहाँ पे हम जिस सप्लाई का इनपुट प्रोवाइड करते हैं ना, या जिस लेवल की पावर इनपुट हम देते हैं, जो भी हम पोटेंशियल दे रहे हैं या जो करंट दे रहे हैं, वो अपने स्टैंडर्ड पावर या स्टैंडर्ड जो जितनी उसकी इनपुट होती है फ्रीक्वेंसी पर, उसी हिसाब से हम इसका जो आउटपुट है या जो हीटिंग है वो क्रिएट करते हैं. उसमें उसकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर नहीं किया जाता है. तो पोटेंशियल स्टैंडर्ड जिस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, करंट स्टैंडर्ड जिस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, उसी फ्रीक्वेंसी पर इनपुट देते हैं और उसी की पावर से आपके सिस्टम का हीटिंग जो है वो प्रोवाइडेड होता है. ठीक है. तो अब पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर का ही पार्ट था रेजिस्टेंस हीटिंग भी और आर्क हीटिंग भी. आर्क हीटिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो बेसिकली इसको प्रोवाइड करने के 3 तरीके होते हैं, 3 मेजर तरीके. ठीक है. सो इट इज प्रोवाइडेड. कल की क्लास में मैंने आप लोगों को 2 मेथड्स बताए थे, एक और मैं आपको आज ऐड करवा देता हूं, फिर पूरा कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा. सो इट इज प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. कौन कौन से फॉर्म में प्रोवाइड होता है? देखिए, सबसे पहला जो है दैट इज फर्स्ट वन इज डायरेक्ट आर्क हीटिंग. फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट आर्क हीटिंग. सेकंड जो होता है दैट इज इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग. और थर्ड जो होता है दैट इज सबमर्ज्ड आर्क हीटिंग. टोटल ये 3 वैरायटी में आर्क हीटिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. आर्क हीटिंग बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक आर्क का क्रिएशन करना, और ये पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑन द कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एयर प्रेजेंट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स. 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में एयर या वैक्यूम जो भी मीडियम एक्ट कर रहा होगा वहां पे, उस मीडियम को फुल्ली आयोनाइज करना जरूरी होता है, तब जाके आर्क का क्रिएशन होगा. और उस आर्क का ट्रांसफर जब हम अपने चार्ज मटेरियल के थ्रू करते हैं तो वो मटेरियल हीट अप हो जाता है. ठीक है. यही पूरा का पूरा इसका बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म होता है. तो तीनों मेथड्स को एकदम बढ़िया मस्त टाइप से डिटेल में देखेंगे अभी हम लोग. ठीक है. शुरुआत करते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट आर्क हीटिंग मेथड. डायरेक्ट आर्क हीटिंग का फर्नेस भी होता है. फर्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्ट आर्क हीटिंग, है ना. इसका फर्नेस जो है वो भी होता है. कैसे प्रोवाइड होता है वो देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक फर्नेस क्रिएट करते हैं इसमें. चलिए इसका डायग्राम पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें देखते रहेंगे. डायरेक्ट आर्क हीटिंग का डायग्राम कुछ ऐसा रहता है. इसका जो आर्क फर्नेस क्रिएट किया जाता है ना,
कुछ ऐसा दिखेगा आपको, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल फेज या थ्री फेज दोनों में से किसी भी फॉर्म में सप्लाई दी जा सकती है। सप्लाई कैन बी प्रोवाइडेड इन सिंगल और थ्री फेज सिस्टम्स, किसी भी सिस्टम में सप्लाई हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, और दूसरी चीज़, सपोज कर लीजिए यहाँ पर चार्ज है जिसे आपको हीट अप करना है, तो इलेक्ट्रोड जो होंगे वो ऐसे प्रोवाइडेड होंगे, और यहाँ से सप्लाई कंडक्टर या सप्लाई वायर जो है वो जुड़ा रहेगा। लाइक दिस, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये प्रॉपरली ऐसे जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। क्लियर यहाँ तक? लाइक दिस। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है ना। ये कैसे वर्क कर रहा है, इसकी पूरी की पूरी वर्किंग एक बार समझना ज़रूरी है। देखिए इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड का सिस्टम भी होता है, 3 इलेक्ट्रोड का भी सिस्टम होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सिंगल फेज सप्लाई पे काम कर रहे हैं या 3 फेज सप्लाई पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 फेज सप्लाई पे काम करेंगे तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड आ जाएगा और वो भी सप्लाई लाइन से कनेक्टेड रहेगा। ये जो फर्नेस होती है हमारी, ये जो पूरी की पूरी फर्नेस है, इट इज़ केप्ट ग्राउंडेड। इस फर्नेस को हम क्या करते हैं, इस फर्नेस को ऐसा ग्राउंड करके रखते हैं। लाइक दिस, इट इज केप्ट ग्राउंडेड। और वहां पर सप्लाई जो है हम या तो सिंगल फेज एसी दे सकते हैं या 3 फेज एसी दे सकते हैं। सिंगल फेज और 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स एक बार देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या है। ये फर्नेस है, रिफ्रैक्टरी वॉल्स से सराउंडेड रहता है ये चारों तरफ से। दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोड। ये क्या चीज है, दिस इज चार्ज। ये क्या है, दिस इज रिफ्रैक्टरी वॉल ऑफ फर्नेस। दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है और वहां से हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सो डायरेक्ट आर्क हीटिंग is provided either by single phase or by 3 phase AC supply। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई या 3 फेज एसी सप्लाई में से कोई भी एक को प्रिफर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रैक्टरी वॉल ऑफ द फर्नेस और यहाँ पर हो गया चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है, आर्क स्ट्राइक होता है। जो आयोनाइजेशन का फिनोमिना जब यहाँ पे वर्क करेगा तो आर्क विल स्ट्राइक बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज, ऐसे। और यहाँ से इससे ये सर्किट पूरी हो जाएगी ऐसे। तो अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे हम सप्लाई की इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो आर्क विल स्ट्राइक बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज, और चार्ज से वापस से दिस इलेक्ट्रोड, तो ये पूरी सर्किट कंप्लीट करेगा। और आर्क के इसके अंदर से फ्लो होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ नेचुरल स्टरिंग एक्शन। स्टरिंग एक्शन जो है वो यहाँ पे होने लग जाएगा, अपने आप ही लिक्विड जो स्टर होने लग जाएगा। देखिए क्या होता है। So when the supply of high intensity, when the supply of high magnitude
is provided through electrode, then what will happen? Then ionization will occur between electrode. Ionization will occur between electrode and charge, leading to the creation of arc. ठीक है, इससे आर्क क्रिएट हो जाएगा थ्रू द चार्ज. अब चार्ज के थ्रू ही आर्क का क्रिएशन हो गया और वो दूसरे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या हो गया, अपनी सर्किट को पूरी कर लिया. तो अब क्या होगा कि इस चार्ज में कन्वेक्शन करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगी. दिस विल लीड to the creation of convection current. And this will lead to the creation of convection current, thereby causing the stirring action. Stirring action in the charge. स्टरिंग एक्शन कैसा होता है, देखिए जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं ना, अगर सपोज कर लो एक ग्लास है हमारे पास, ठीक है, जब इसमें भंवर बनता है, ऐसा बनता है ना भंवर, ऐसा, जब इसको एक स्पून से आप जब मिलाते हो, इसके अंदर के लिक्विड को ऐसे गोल गोल घुमाते हो, है ना, इस ग्लास के अंदर के लिक्विड को आप ऐसा गोल गोल घुमा रहे हो, तो ऐसा धीरे धीरे एक भंवर जैसा बन जाता है ना उसके अंदर. तो स्टरिंग एक्शन बेसिकली उसी वजह से होता है, उसी को बोलते हैं स्टरिंग एक्शन, कि लिक्विड जो है वो स्टर हो रहा है, लिक्विड इज बीइंग स्टर्ड. और ये स्टरिंग एक्शन किसकी वजह से हो रहा है? इट इज हैपनिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड कन्वेक्शन करंट. द स्टरिंग एक्शन happens due to the electromagnetic force and convection currents. क्योंकि देखिए हो ये रहा है कि पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो तो डायरेक्टली यहाँ पर मिल रही है आपको, मतलब सप्लाई ही इस पूरे लिक्विड के थ्रू होते हुए गुजर रही है. जब लिक्विड के थ्रू ही पूरी सप्लाई गुजर रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी तो इसके ऊपर एक्ट करेगा. इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है कि लिक्विड अपने आप चलने लग जाता है, लिक्विड जो है वो स्टर होने लग जाता है. और चार्ज क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करने लग जाती है उस आर्क को, हीट एनर्जी को. चार्ज के अंदर तो फिनोमिना तो नेचुरल है ना, बिल्कुल. देखिए चार्ज अगर लिक्विड है तो क्या होगा, इधर के आसपास का जो चार्ज है वो गर्म हो जाएगा, हीट होगा. ये क्या करेगा, डिसिपेट कर जाएगा, ठंडा होने की मतलब गर्म होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी, कम डेंसिटी की वजह से ये चला जाएगा सरफेस पे, और आसपास की जो दूसरी ठंडी चार्ज है वो उसकी जगह ले लेगी. तो एक सर्कुलर मोशन तो वैसे भी क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और स्टरिंग एक्शन हो ही रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो ये क्या होगा कि चारों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो है वो ग्रेजुअली कर देगा, ठीक है. तो मतलब आर्क की जो हीट एनर्जी है उसको ये लिक्विड आपका या जो भी चार्ज है वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा उस पूरे ड्यूरेशन में. क्लियर यहाँ तक है ना? चार्ज की जो हीट एनर्जी है उसको ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर रहा होगा. डायरेक्ट आर्क हीटिंग का मेथड होता है ये. दिस इज द मेथड ऑफ डायरेक्ट आर्क हीटिंग, और इसी से डायरेक्ट आर्क फर्नेस भी ऐसे क्रिएट होता है. दिस इज द डायरेक्ट आर्क फर्नेस, है ना. जब फर्नेस हम इसका क्रिएट करते हैं तो बस कुछ नहीं, इसका टॉप भी कवर रहता है पूरा,
इसका जो टॉप पोर्शन होता है ना, इवन दैट इज कवर्ड, इसको भी ऐसे कवर कर दिया जाता है लाइक दिस। तो ये क्या होता है, हीट इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके अंदर का हिस्सा जो होता है इंसुलेटेड रहता है बीच में। देखिए जो ये पूरा हिस्सा दिखेगा ना आपको, दिस होल पोर्शन इज इंसुलेटेड फ्रॉम द इनसाइड। ये देखिए, तो हीट के कंडक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ, है ना। ऐसा होगा ही नहीं कि हीट इससे कंडक्ट होके बाहर चली जाए लाइक दिस। ये पूरा चैम्बर इंसुलेटेड है। एक इनर वॉल सेक्शन है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे आउटर वॉल सेक्शन है। तो आउटर वॉल सेक्शन और इनर वॉल सेक्शन के बीच में क्या है, यहाँ वैक्यूम है। वैक्यूम क्या करेगा, पूरे सिस्टम को इंसुलेट करके रखेगा। तो हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू तो हो नहीं पाएगा, और कोई दूसरा मोड है भी नहीं यहाँ ट्रांसफर होने का। तो ऐसा सीन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्ट आर्क हीटिंग मेथड। डायरेक्ट आर्क हीटिंग में ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हम बनाते हैं वो किस चीज़ की बनाते हैं बताओ। यहाँ जो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल के बने होते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। Here the electrodes are made up of कार्बन और ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोड को या तो कार्बन का बनाते हैं यहाँ पे, या तो फिर ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जस्ट सो दैट कि उसके मेल्ट डाउन होने की कंडीशन ना रहे। तो आर्क किस में करते हैं हम, चार्ज और इस चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क का क्रिएशन करते हैं हमेशा। तो आर्क जब यहाँ पे स्ट्राइक होता है तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि ये अपनी पाथ पूरी करे थ्रू द सेकेंड इलेक्ट्रोड, और जिससे कि इस पूरे पोर्शन के अंदर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्टरिंग एक्शन क्रिएट होने लग जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट के। टेम्परेचर का रेंज क्या है यहाँ पे रीच होता है, टेम्परेचर का रेंज 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है अप्रोक्सीमेटली, 300 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। इस रेंज तक के टेम्परेचर तक ये पहुंचता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बढ़िया। सभी लोग लिखते जा रहे हैं ना, नोट तो सब करते जा रहे हैं ना इसमें प्रॉपर। ठीक है। आर्क जो है ना उसके अंदर असल में नेगेटिव रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक बोलने का मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पे घटेगी, उल्टा चल रहा है। तो आर्क में ना एग्जैक्टली यही वाली टेंडेंसी है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इसलिए सर्किट को ओवर करंट से बचाने के लिए कुछ मात्रा में हमको करंट लिमिटिंग डिवाइस की जरूरत भी पड़ती है। लिख देते हैं यहाँ पे, here the current limiting device है ना, here the current limiting device is also needed here the current limiting device is also needed as, क्यों इसकी नीड है भाई, क्योंकि यहाँ पे करंट की मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाएगी, इस वजह से इसकी जरूरत है हमको। जो आर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इट हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। एज द आर्क है ना, एज द आर्क क्रिएटेड इन द सिस्टम has, है ना, here arc in the system has negative temperature coefficient,
हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। है ना, आर्क created in the system has negative temperature coefficient, thus resistance reduces with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होती चली जाएगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। Thus high current, thus high value of current can flow, है ना, thus high value of current can flow। So current limiting devices, so the current limiting devices are installed। ठीक है, तो इसीलिए करंट लिमिटिंग डिवाइस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। आपसे कोई भी इसमें क्वेश्चन करे तो आपके पास इसका आंसर बढ़िया से होना चाहिए। ठीक है, करंट लिमिटिंग डिवाइस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से पड़ती है। क्यों, क्योंकि आर्क जो है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। तो तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। है ना, रिड्यूस हो जाएगा। ये डायरेक्ट आर्क फर्नेस जो है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस डायरेक्ट आर्क फर्नेस? डायरेक्ट आर्क फर्नेस has following applications। है ना, डायरेक्ट आर्क फर्नेस हैज फॉलोइंग एप्लीकेशन, जैसे कि द डायरेक्ट आर्क फर्नेस हैज फॉलोइंग एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, किसी को कोई आइडिया? मेकिंग या प्रोडक्शन ऑफ स्टील, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मेकिंग और प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो इंडस्ट्री में अलॉयस के फॉर्म में, या जब स्टील का फॉर्मेशन अगर सपोज कर लो हमको करना है, तो हमेशा डायरेक्ट आर्क फर्नेस को सही माना जाता है, उसी को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जब भी डायरेक्ट आर्क फर्नेस की बात होगी तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो सिस्टम है वो कंडक्टिव नेचर का होना चाहिए, यानी कि जो चार्ज हम यूज़ करेंगे दैट नीड्स टू बी कंडक्टिव। जितने अलॉयज वगैरह की हीटिंग या वेल्डिंग हम करते हैं ना, तो वो इसी मेथड से सबसे ज़्यादा करते हैं, इसी मेथड से। इसको लिख लिया सभी ने? स्टील के प्रोडक्शन के लिए इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका ऑन एन एवरेज साइज कितना रहता है? इसका एवरेज साइज 5 से 10 टन का रहता है। अगर फर्नेस की मैं बात करूँ ना, तो जो इसका चैम्बर रहता है, जो आर्क फर्नेस रहता है, उसकी कैपेसिटी हायर साइड पे 10 टन आप बोल सकते हो। नॉर्मली तो रहता नहीं है, नॉर्मली तो ऐसा रहता नहीं है। चलिए लिखा देता हूँ मैं। प्रोडक्शन ऑफ स्टील हो गया, अलॉयज प्रोडक्शन एटसेट्रा। ठीक है, अलॉयज वगैरह का प्रोडक्शन तो होता ही है। ठीक, तो यहाँ पर ना एक छोटा सा चार्जिंग डोर रहता है, जहाँ से चार्ज मटेरियल को हम सप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, और आउटलेट में मॉल्टन स्टील जो है वो हमको देखने को मिलती है, बाहर जो निकल के आता है वो मॉल्टन स्टील के फॉर्म में आता है। ठीक है, है ना। सो इनपुट इज प्रोवाइडेड, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इनपुट प्रोवाइड कर लेते हैं।
input is provided through charging door, from where the charge is provided. ठीक है, इनपुट कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग? चार्जिंग डोर, फ्रॉम वेयर द चार्ज इज टू बी प्रोवाइडेड. चार्ज अब प्रोवाइड हो गया, अब इसके बाद क्या करना है हमको? इसको हीट अप करना है. चार्ज प्रोवाइड करने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है उसको हीट प्रोवाइड करना. ठीक, कैपेसिटी क्या रहती है इसकी? आर्क जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है इसकी कैपेसिटी 5 से 10 टन की होती है. लिख लेते हैं द कैपेसिटी of direct arc furnace is around 5 to 10 tons and the power required to melt the steel alloy, the power requirement to melt the steel कितना होता है? सोचिए, अगर मान लो 1 टन का स्टील आपको पिघलाना है तो 1000 यूनिट की पावर जो है वो वहां पर नेसेसरी होगी. 1000 यूनिट की एनर्जी जो है. सो एंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेल्ट द स्टील of 1 ton (1000 unit), not watt. ठीक है, 1 टन के स्टील को पिघलाने के लिए आपको 1000 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी या 1000 यूनिट की पावर जो है वो रिक्वायर्ड होगी. ठीक, दूसरा, इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? 5 से 10 टन के आसपास रहती है. ठीक है, अभी ओके. तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सिलिकॉन स्टील जब क्रिएट कर रहे हैं या जब प्योर स्टील भी जब बना रहे हैं तो भी हम इसी टाइप की जो मेथड है हीटिंग की उसको प्रेफर करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, अगला पॉइंट शुरू करते हैं यहां से. इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस. So the next point is indirect arc furnace. देखते हैं कैसे बनता है ये indirect arc furnace जो है वो देखते हैं कि कैसे क्रिएट होता है. चलिए लिखें इसको. इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस काम कैसे करता है?
सो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में जो इलेक्ट्रोड्स का पोजीशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। देखिए ये कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं। लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, इस जगह पे वी आर हैविंग चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने आमने सामने रख रखा है और अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं। सप्लाई जैसी दिया, इनके बीच में आर्क का क्रिएशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो सप्लाई हम लोगों ने जैसी दिया, यहाँ पे आर्क का क्रिएशन होना शुरू हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। यहीं पे नीचे क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो इस टेस्ट चार्ज के थ्रू कुछ भी नहीं फ्लो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो आर्क क्रिएट होने से जो हीट का डिसिपेशन हो रहा है, वो हीट को हम रिटेन करके रखेंगे प्रॉपर। इसीलिए इस पूरे चैम्बर को हम लोगों ने इंसुलेट किया हुआ है। ठीक है, दिस इज द इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग या इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। In this method, the chance of current flowing through the section or train, and in this method the chance of current flowing through the section or train is नेग्लिजिबल। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में भी करंट के कांटेक्ट में आ पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल काम है इसके लिए। ठीक है, सो जो आपका चार्ज मटेरियल है ना, वो किसी भी तरीके से करंट के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। बस जो फ्लेम या जो आर्क यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इसी आर्क का यूज करके ये वाटर जो है वो गर्म हो रहा है। ठीक, द करंट फ्लोइंग, चांस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन और ट्रेन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, सो इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, सो इट इज नेग्लिजिबल। अब देखो इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग जो है, इसमें मेन फिनोमिना ये है कि इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में चार्ज जो है वो उसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रही। तो एट द सेम टाइम जिस समय आप ये हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उसी समय आप इस चार्ज मटेरियल को यूज भी कर सकते हो। ठीक है, so indirect arc heating does not electrify the charge. The indirect arc heating does not electrify the charge, and thus it can be even used while it is being heated, so सप्लाई यहाँ पे कौन सी दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अगेन AC सिंगल फेज और AC 3 फेज, ये दोनों में से कोई भी सप्लाई आप यहाँ पे दे सकते हो। बोथ द सप्लाईज आर पॉसिबल। ये दोनों ही टाइप की सप्लाई यहाँ पे दिया जा सकता है, या तो सिंगल फेज AC या फिर 3 फेज AC यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स दो ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का कंज्यूम हो जाना, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था कि आर्क इलेक्ट्रोड से चार्ज में जा रही थी और चार्ज से फिर इलेक्ट्रोड में जा रही थी। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड यहाँ पे आर्क का क्रिएशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड्स का कंज्यूम होना पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। इट इज
वेरी मच पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रोड्स कैन गेट कंज्यूम। तो हमको इलेक्ट्रोड्स भी लगातार फीड करते रहना पड़ता है कि मतलब ये इलेक्ट्रोड अगर कंज्यूम हो गए तो उसके पीछे दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो प्रोवाइड करना पड़ जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं इस पॉइंट को, जल्दी से आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। हियर द इलेक्ट्रोड्स कैन गेट कंज्यूम्ड over the time. Thus, fresh electrodes are needed to be rejoined. है ना, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था कि जो आर्क स्ट्राइक हो रही थी वो इलेक्ट्रोड से चार्ज में और चार्ज से फिर वापस इलेक्ट्रोड में। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार आर्क स्ट्राइक कर रही है इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड। तो डेफिनेटली उसकी वजह से धीरे धीरे इलेक्ट्रोड्स का कंजम्पशन जो है वो होता रहेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको दिख गया डायरेक्ट आर्क हीटिंग में और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में। दूसरा डिफरेंस दिख गया कि डायरेक्ट में क्या होता है, चार्ज के थ्रू जो है वो हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है। इसमें इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, चार्ज के थ्रू कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, चार्ज तक कन्वेक्शन या रेडिएशन के फॉर्म में हीट का डिसिपेशन जो है वो आ रहा है। ठीक है, हीट किस फॉर्म में आ रही है, हीट is transferred to the charge via convection or रेडिएशन। कन्वेक्शन या रेडिएशन के थ्रू ही हीट का ट्रांसफर जो है हो रहा है। तो इस टाइप का जो फर्नेस होता है ना, इस टाइप का फर्नेस जो होता है वहां पर हीट सीधे कन्वेक्शन या रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट आर्क हीटिंग मेथड से कंपेयर करोगे तो इस फर्नेस में टेम्परेचर कम बनता है एज कंपेयर टू दैट। सप्लाई तो उतनी लग रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अभी एक और बेस्ट थिंग यहाँ पे होती है कि जब भी आप इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग प्रोवाइड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली अपने आप, जैसे पिछली बार क्या हो रहा था कि स्टरिंग एक्शन बन रहा था बीच में, है ना। पिछली बार आपने देखा कि डायरेक्ट आर्क हीटिंग में स्टरिंग हो रहा था, धीरे धीरे जो लिक्विड था, जो चार्ज था वो स्टर हो रहा था, चल रहा था अंदर। यहां ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में इस बारे में भी आपसे पूछ सकता है। स्टरिंग इज not present in this type of arc heating method. इस टाइप के आर्क हीटिंग मेथड में स्टरिंग एक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं रहता है, वो नहीं होता है। ठीक है, स्टरिंग एक्शन यहां पर नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, और दो चीजें बता दूं इसमें। पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 के बीच में वेरी करता है। यहां जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन 0.7 टू 0.8। 0.7 से 0.8 लैगिंग के बीच में पावर फैक्टर वेरी करता है। ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं वो सेम होता है जो डायरेक्ट आर्क हीटिंग में भी हम यूज कर रहे थे। तो डायरेक्ट आर्क हीटिंग में जैसे कि हम लोगों ने कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज किया, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज किया, तो वैसे ही इसमें भी सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड भी हम यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इज सेम एज इन डायरेक्ट आर्क हीटिंग, है ना। सो डायरेक्ट आर्क हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ वही यहां पर भी यूज होता है। ठीक, और लास्ट आखिरी मेथड इसमें से देख लेते हैं आज की क्लास के हिसाब से, सबमर्ज्ड आर्क हीटिंग। आखिरी जो मेथड होता है दैट इज सबमर्ज्ड आर्क हीटिंग।
नेक्स्ट लास्ट मेथड जो है दैट इज द सबमर्ज्ड आर्क हीटिंग मेथड। ये कैसे काम करता है देखें। सबमर्ज्ड आर्क हीटिंग जो है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे आर्क जो होगी ना वो किसी क्वांटिटी के अंदर किसी चीज़ के भीतर सबमर्ज्ड होगी, ठीक है। Submerged arc heating method. This method of heating is preferred for ferrochrome heating, ठीक है। फेरोक्रोम मेटल्स जो होते हैं उनकी हीटिंग के लिए हम इस मेथड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये, फेरो मैंगनीज हो गया, इन सब की हीटिंग के लिए प्रीफर करते हैं। चलिए देखें ये कैसे वर्क करता है। इसको सीधे सीधे डायग्राम से आपको मैं बता रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका डायग्राम एकदम इजी है। यहाँ पे चार्ज चारों तरफ से सराउंडेड रहता है, मतलब आपका इलेक्ट्रोड जो होगा वो डूबा हुआ रहेगा चार्ज के अंदर। इलेक्ट्रोड जो होगा वो चार्ज मटेरियल के अंदर, चार्ज के अंदर डूबा रहेगा पूरी तरह से। देखिए ऐसा कुछ रहता है ये, है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस। और यहां पर ना चारों तरफ क्या होता है, जो चार्ज है वो फुल्ली स्कैटर्ड रहता है चारों तरफ, मतलब इस पूरे एनक्लोज चेंबर के भीतर चार्ज पूरी तरह से ऐसा रहेगा। तो आर्क का जो क्रिएशन होगा ना वो इस चार्ज के अंदर ही क्रिएट होना पड़ेगा, और वो डिपेंड करेगा इस चार्ज की रेजिस्टेंस के ऊपर। देखिए ऐसा दिखेगा ये पूरा सिस्टम। अब इसी के भीतर यहीं पर आर्क स्ट्राइक होगी बिटवीन दिस पॉइंट, यहीं पे आर्क स्ट्राइक होगी और चारों तरफ से घिरी होगी चार्ज से, है ना, हीटिंग। और फेरोमैंगनीज हीटिंग, फेरोमैंगनीज या फेरोक्रोमियम की हीटिंग के लिए हम इस मेथड को प्रीफर करते हैं। यहां पे देखिए चार्ज जो है वो चारों तरफ से सराउंडेड है। हियर द इलेक्ट्रोड्स are surrounded fully with the charge and thus the arc strikes, and thus the arc strikes between them, leading to the production of heat, based upon the resistance offered by charge। अब देखिए, क्योंकि इसमें जो आर्क है वो किस में क्रिएट होना है, उस आर्क को क्रिएट होना है उस चार्ज मटेरियल के भीतर ही क्रिएट होना है। तो अब ये कितनी आर्क बनेगी यहाँ पे, वो कैसे डिपेंड करेगा, कैसे डिसाइड होगा भाई, वो डिपेंड करेगा कि कितनी रेजिस्टेंस है उस चार्ज मटेरियल के भीतर, बस उसी आधार पे उतना ही आर्क का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये थे टोटल आर्क हीटिंग के सारे मेथड्स। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो इसके बाद अगली हीटिंग की जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे, मस्ट टाइप से इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, और उसके बाद फिर हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास में हम लोगों ने जो जो पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा प्रॉपर।
नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इसके आगे का कंटेंट जो है वो आपको आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स आप सब कनेक्टेड हैं, आप सभी को वेरी वेरी थैंक्स वंस अगेन। मिलते हैं कल के सेशन में फिर से एग्जैक्टली 9 PM, मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।